जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। सपने झूठे भी सच्चे भी, यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी गई है। पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने हजारों की संख्या में पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही लाभकारी हैं। कुछ पुस्तकों को मैं आपके पास पहुंचाना चाहती हूं, जिससे आप भी उन पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि मनोवैज्ञानिक फ्रायड की स्वप्न संबंधी वे मान्यताएं अब पुरानी पड़ चुकी हैं, जिनके अनुसार व्यक्ति के अवचेतन को किन्हीं सामान्य और संकीर्ण फार्मूलों द्वारा समझ सकने का दावा किया जाता था और उन्हें अतृप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति मात्र माना जाता था। फ्रायड ने पहले जिन स्वप्नों को इडिपुस कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रेरित और दमित इच्छाओं का प्रतीक कहा था, वही स्वप्न अब अतीन्द्रिय अनुभूतियों के आधार सिद्ध हो रहे हैं। विभिन्न अनुसंधानों प्रयोगों से यह भली भांति स्पष्ट हो चुका है कि स्वप्न मात्र दमित यौन आकांक्षाओं अथवा कल्पित क्लिष्ट यौन विकृतियों के दायरे में नहीं समेटे जा सकते। उनके विविध वर्ग एवं स्तर हैं। सात्विक आचरण द्वारा व्यक्ति का चेतना स्तर ज्यों त्यों बढ़ता है, उसका अवचेतन भी उसी रूप से प्रखर एवं उत्कृष्ट बनता जाता है। सामान्यतः तो हम मूर्छना की स्थिति में जीवन व्यतीत कर देते हैं। नर वानर की इस चित्त दिशा में अवचेतन की अटखेलियों का अर्थ भी समझ में नहीं आ पाता और स्वप्न संकेत व्यर्थ चले जाते हैं। यदि स्वप्न विज्ञान पर शास्त्रीय ढंग से विचार किया जाए और उनके आधार पर मिलने वाली जानकारियों के सहारे आंतरिक स्तर को सुधारने संभालने का प्रयत्न किया जाए, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसे शारीरिक स्वास्थ्य सुधार एवं संवर्धन में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि शरीर से मस्तिष्क की क्षमता अधिक है। मस्तिष्क में भी शक्ति केंद्र अंतर्मन है। स्वप्न हमें उसी क्षेत्र का परिचय देते हैं और चेतनात्मक परिष्कार का द्वार खोलते हैं। सपनों द्वारा शरीर मन के रोगों विकारों का निदान। स्वप्न हमारी अंतःचेतना और प्रकट चेतना का पारस्परिक संभाषण है, जो सांकेतिक भाषा में रहस्यमय लिपि में स्वप्न किया जाता है। राजनीतिक दूतावासों में, सेना में प्राय रहस्यमय संवाद इस रहस्यमय ढंग से भेजे जाते हैं कि वांछनीय व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई बाहर का आदमी उसे सुन समझ न सके। टेलीग्राम की डैमी खटकती रहती है। सामान्य बुद्धि के लिए वह खटखट मात्र की ध्वनि है, पर उस कला को जानने वाले लंबे चौड़े संवादों का प्रसंग और पारस्परिक वार्तालाप उसी आधार पर कर लेते हैं। सीने पर स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर द्वारा लोग हृदय क्या कह रहा है यह सुन लेते हैं। वैद्य लोग नब्ज पर हाथ रखकर रोग का निदान किया करते हैं। सर्वसाधारण के लिए यह जानकारी सुलभ नहीं, पर विशेषज्ञों के लिए सांकेतिक भाषा बहुत कुछ बातें बता देती है। सपनों की भाषा भी ऐसी है जिन्हें निरर्थक नहीं समझा जाना चाहिए। जिस प्रकार दर्पण के सहारे हम अपना चेहरा देख सकते हैं, उसी प्रकार सपनों के आधार पर शरीर और मन की भीतरी परत किस स्थिति में है उसकी झांकी कर सकते हैं। मोटी परख तो उथली जानकारियां दे पाती है। उनके आधार पर सामान्य स्वास्थ्य, प्रत्यक्ष कष्ट, हर्ष, शोक जैसे प्रत्यक्ष विवरण ही विदित होते हैं, पर इतना ही सब कुछ नहीं है। सूक्ष्म भी बहुत कुछ है, और वह इतना है कि स्थूल से भी भारी समझा जा सकता है। इसे सही स्थिति में जानकर भावी स्वास्थ्य संकट और मानसिक विग्रह से भी सहज ही बचा जा सकता है। सपनों का विश्लेषण यदि किया जा सके और उनके आधार पर निकलने वाले निष्कर्षों से अवगत रहा जा सके, तो आत्मज्ञान की इस एक महत्वपूर्ण सीढ़ी ही कहा जाएगा। स्टैमफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्राध्यापक श्री चार्ल्स टी टार्ट ने स्वप्न प्रक्रिया संबंधी शोध में भी यही निष्कर्ष निकाला है कि स्वप्न सर्वथा स्वच्छंद नहीं होते और न कि वे अकारण आते हैं। उनके पीछे कुछ ठोस कारण विद्यमान रहते हैं। हाँ, वे सीधे साधे तरीके से नहीं, वरन पहले बूझो अल की तरह कुछ विचित्र वेश बनाकर आते हैं
और हमारी बुद्धि को चुनौती देते हैं कि उनकी रहस्यमय गतिविधियों को समझें और सन्निहित कारणों को समझकर अपनी शारीरिक मानसिक गतिविधियों के मोड़ तोड़ का परिचय प्राप्त करें। रूप की सोवियत सकाया रसिया पत्रिका में डॉक्टर कत्सिफिन का एक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मस्तिष्क में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वह शरीर में भीतर ही भीतर चल रही रुग्ण गतिविधियों को पहले से ही जान लेता है और सपनों के आधार पर यह संकेत देता है कि स्वास्थ्य की स्थिति इन दिनों कैसी चल रही है और उसका मोड़ किधर जा रहा है। और वे कहते हैं कि स्वप्न न आना अस्वस्थता की निशानी है। जब शरीर की नाड़ियां अपनी अंतर्प्रक्रिया की बारीक रिपोर्ट मस्तिष्क को देना बंद कर देती हैं, तभी सपने दिखना बंद हो जाता है। निद्रा केवल शारीरिक विराम ही नहीं वरन कुछ और भी है। स्वप्न मात्र मनोवैज्ञानिक हलचल ही नहीं वरन उसके अतिरिक्त भी उसमें कुछ अन्य तथ्य विद्यमान है। यदि किसी को सोने न दिया जाए, निरंतर जागृत रखा जाए, तो वह कुछ ही दिन में पागल होकर मर जाएगा। इसलिए निद्रा, जिसमें हम जीवन का 1/3 भाग खर्च करते हैं, जीवन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। निद्रा 2 भागों में विभक्त है। एक वह जिसमें मनुष्य पूरी तरह सो जाता है और दूसरा वह जिसे अल्प निद्रा कह सकते हैं। स्वप्न उस दूसरी स्थिति में ही आते हैं। जागृत अवस्था की तरह निद्रा की महत्ता भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। गहरी नींद शारीरिक और मानसिक विश्राम की आवश्यकता पूर्ति करती है। यदि वह ठीक तरह आ जाए तो शरीर और मस्तिष्क की सारी थकान दूर हो जाती है और एक नई ताजगी का अनुभव होता है। अल्प निद्रा का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि उसमें अचेतन मन को क्रीड़ा कल्लोल करने का, अपनी दबी अनुभूतियां ऊपर उभारने का अवसर मिलता है। जागृत मस्तिष्क को अपनी संवेदनाओं को ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की सहायता से चरितार्थ कर लेता है, पर अचेतन मन का अपनी आकांक्षाएं एवं अनुभूतियां स्वप्नों के माध्यम से ही साकार करने और अपने द्वारा रचे हुए उस स्वप्न दर्पण में अपना मुंह देखकर संतोष करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार वह स्थिति भी उपेक्षणीय नहीं वरन उपयोगी ही है। निद्रा अवस्था में मानवीय शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। नाड़ी की गति, रक्त का परिभ्रमण, इंद्रियों की क्रियाशीलता, विचारों की गति धीमी पड़ जाती है। यद्यपि हृदय, फेफड़े, अमावस्या, गुर्दे आदि अपना काम करते रहते हैं। जागृत और निद्रा की मध्यवर्ती स्थिति में स्वप्न दिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव।